हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का पहला टॉपिक आपका क्या है, अध्याय पहला टॉपिक आपका है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। साथियों, इस नोट से आप लोग 90+% बना सकते हो अगर इस नोट से आप तैयारी कर लेंगे तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। आपका बनेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है Zn+H2SO4, ये आपके क्या है, अभिकारक हैं। और ये क्या है, इसके प्रतीक हैं, सूत्रों के क्या है, प्रतीक हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, अभिकारक बोला जाएगा। अब अपक्रिया करने के बाद आपका बना क्या, Zn SO4+H2 अलग हो गया। तो ये आपका क्या है, ये पूरा आपका किसका उदाहरण है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या है आपका, समझिए अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक के बारे में समझ लीजिएगा। अभिकारक क्या है, देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अभिकारक, अभिकारक के बाद क्या बनता है, आपका उत्पाद बनता है। ठीक, जैसे Fe+4H2O इक्वल आपका क्या बना, Fe3O4+4H2O। तो ये वाला पूरा आपका जो है ये आपका अभिकारक है। ठीक, अब रिएक्शन होने के बाद आपका जो बना Fe3O4+4H2O, ये आपका क्या है, उत्पाद है। आपका दूसरा एग्जांपल क्या है, 2H2+O2 इक्वल आपका क्या बना, जल 2H2O बना। तो ये आपका जो है, इसे आपका अभिकारक बोला जाएगा। और मिलने के बाद जो बना आपका जल बना, उसे क्या बोला जाएगा, उत्पाद बोला जाएगा। ठीक, तो उत्पाद देखिए, उत्पाद क्या है, उत्पाद किसे कहा जाएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहते हैं। जैसे 3Fe+4H2O, ये तो आपका क्या है, ये टोटल आपका क्या है, अभिकारक। ये टोटल आपका क्या है, अभिकारक। अब मिलने के बाद जो बना आपका Fe3O4+4H2O, तो ये आपका क्या है, उत्पाद है। ये आपका क्या उत्पाद है। और आपका दूसरा क्या है, 2H2+O2, ये आपका क्या है, अभिकारक। और जो आपका बना है जल यानी 2H2O, ये आपका क्या है, उत्पाद है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन ये आपका बन सकता है पेपर में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अधिकारक उत्पाद दोनों पक्षों के में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है 3Fe+4H2O इक्वल Fe3O4+4H2O। तो इसमें देखिए अभिकारक में आयरन की परमाणुओं की संख्या 3 है। इधर भी देखिए उत्पाद में भी आपका कितना है, 3 है। ठीक, और देखिएगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें अभिकारक में 4 है, इस साइड में देखिएगा। और इधर भी आपका कितना है, O4, देखिए यहाँ पर 4 है कि नहीं, O4 है। और देखिए इस साइड में आपका अभिकारक, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या है, 4 दूनी 8, यानी इधर भी आपका 8 है परमाणु हाइड्रोजन का। इधर भी आपका 4 दूनी 8, यानी 8 परमाणु है किसका, हाइड्रोजन का। तो इसमें क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में आपका क्या देखा जाता है, मतलब परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे, तो अब देखिए आपका क्या है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्या है कि संयोजन अपक्रिया, इसी को और किस नाम से जानते हैं, संयुग्मन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तीसरा क्या है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया। और विस्थापन अपक्रिया चौथा है। पांचवा क्या है आपका, द्विविस्थापन अपक्रिया। और छठा क्या है, उपचयन अपक्रिया, इसी को आपका किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से। और सातवां क्या है, अपचयन अपक्रिया। और आठवां क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया को ही उपचयन अपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं आपका यानी संयोजन अपक्रिया क्या है। तो देखिए आपका क्या है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या है, इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाएगा, संयोजन अपक्रिया कहते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे कि कोयले का दहन, कोयले का क्या किया जा रहा है, दहन। इसमें क्या है, क्या है, दो अभिकारक, जैसे C+O2, C+O2, ये दो क्या है, अभिकारक। संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण किए, मतलब CO2 बनाए, क्या बनाए, CO2 का निर्माण किए। इसी प्रकार जल का निर्माण, इसमें देखिए दो आपके क्या है, अभिकारक हैं, 2H2 + O2, ठीक। इक्वल आपका क्या बना, 2H2O, यानी एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ये क्या, संयोजन अक्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, तो संयोजन अक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। और क्या है, गंधक का दहन, यानी सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्या किया जा रहा है, अक्रिया कराया जा रहा है। तो S+O2 दो यौगिक हैं, यानी दो अभिकारक हैं, मिलने के बाद एक उत्पाद का निर्माण किए, यानी SO2 का निर्माण किए। तो ये आपका किसका उदाहरण है, संयोजन अक्रिया का उदाहरण है। और आपका उदाहरण जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, CaO+H2O, ये आपके क्या है, दो यौगिक हैं, मिलकर देखिए एक उत्पाद का निर्माण किए, किसका, यानी CaOH का ट्वाइस का निर्माण किए, CaOH ट्वाइस का क्या किए, निर्माण किए। तो ये आपका किसका उदाहरण है साथ में, यानी संयोजन अक्रिया का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी संयोजन अक्रिया क्या है। ठीक है, अब इसके आगे आपका क्या है, वियोजन अक्रिया। वियोजन अक्रिया आइए समझते हैं। देखिए वियोजन अक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया आप समझिए, वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फेरस सल्फेट का वियोजन अपक्रिया, जैसे 2FeSO4, ये टूटते हैं देखिए दो या दो से अधिक यौगिक के रूप में। जैसे क्या बनाता है 2FeSO4, यानी फेरस सल्फेट टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के रूप में। तो देखिए दो या दो से अधिक यौगिक के में टूटा कि नहीं। और देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन अपक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3, ये टूटता है, आपका बनाता क्या है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 का निर्माण करता है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन आपका क्या है, यानी वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। किस क्या बनाता है आपका, CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। और आपका देखिए आगे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड वियोजन अपक्रिया है, जैसे 2AgBr बना किया आपका टूटकर, यानी 2Ag बना और Br2 अलग हो गया, Br2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का क्या वियोजन, ये आपका किस प्रकार का वियोजन है, यानी ये आपका किस प्रकार की अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया है ना। इस अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, किसका, यानी AgBr का ना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आई होप ये आपका वियोजन अपक्रिया समझ में आया होगा। और आगे समझते हैं आपका क्या है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया क्या है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया। अगला क्या है आपका, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे आपका CH4 क्या प्राकृतिक गैस है, प्लस 2O2 यानी ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है, और आपको क्या बनता है, H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। तो यानी मेथेन गैस का जब हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, उसके साथ साथ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो मेथेन यानी प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन किसका उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइए आगे समझते हैं, आपका आगे क्या है, आगे क्या है कि मतलब श्वसन एक क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो साथियों आपको पता होगा कि श्वसन भी एक क्या है, एक प्रकार की क्या है, मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसे आइए समझते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाता है, और क्या होता है, जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का नाम श्वसन है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 से क्रिया करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना, प्लस आपका क्या बना, जल यानी 6H2O प्लस उसके साथ साथ आपको क्या मिला, ऊर्जा मिला।
तो श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो साथियों आप लोग मतलब नोट्स बनाते चलिएगा। इस नोट्स से आप लोग 90% यानी बना सकते हैं, 90+% यानी 95% तक साइंस में बना सकते हैं, अगर आप लोग इसको क्या करें, नोट्स बनाते हुए तैयार करते चलेंगे तो। आई ठीक है, और आगे आइए देखते हैं। अब अगला पॉइंट आपका क्या है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लिए, देखिए क्या है, H2 प्लस I2 प्लस इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो बनता क्या, 2HI बनता है। और देखिए इसी प्रकार N2 प्लस O2 प्लस क्या है, ऊर्जा, N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा के साथ जब क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है तो आपका क्या बनता है, 2NO बनता है, 2NO बनता है ना। तो ये क्या है, ये आपका किसका उदाहरण है, ये आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए क्या है, वियोजन यानी विस्थापन अपक्रिया ना। पांचवा क्या है आपका, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जब हम Zn के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 बनता है, कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या है, एक विलयन है यानी यौगिक है ना। CuSO4 एक क्या है, CuSO4 एक आपका यौगिक है। अब यह किससे क्रिया कर रहा है, मतलब इसका क्रिया कराया जा रहा है Zn के साथ। तो आपका बनता क्या है, ZnSO4 बनता है। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर जो है मतलब Zn जो है कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसके यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को हटा देता है, उसके स्थान पे अपना अपना स्थान ले लेता है। तो बनाता क्या है, जिंक सल्फेट बनाता है ना। तो आपका ZnSO4 बना प्लस कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी प्रकार आप देखिए उदाहरण Fe प्लस CuSO4, आयरन की अपक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, कॉपर सल्फेट के साथ। तो बनता क्या, आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर क्या है, अलग हो जाता है। तो ये आपका क्या विस्थापित कर दे रहा है कि नहीं, देखिए कोई यौगिक है, कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, आयरन क्या कर रहा है, इससे अपक्रिया किया तो कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया कि नहीं, कर दिया। और आपका बना क्या, यानी आयरन सल्फेट बना। तो ये यहाँ पर क्या है, विस्थापन हो रहा है, यानी आपका यौगिक किसका था, कॉपर सल्फेट का, आयरन के स्थान पे अपना स्थान ले लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, यानी विस्थापन अपक्रिया क्या होती है ना। अब आपका क्या है, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। अब आपका क्या है, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। आइए समझते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। द्वितीय विस्थापन अपक्रिया क्या है, देखिएगा, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, द्वितीय विस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए जैसे दो यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, किसमें, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया में। तो आपका उदाहरण के लिए जैसे समझिएगा आप लोग, यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सोडियम जो है इसको किसको विस्थापित कर दे रहा है, अब देखिए इसको, सोडियम जो है इसको हटा देता है, इसके यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम को हटाकर आपका बनता क्या है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। समझिएगा आप लोग, जैसे कि देखिए, अब देखिए Na आ जाता है क्लोरीन के साथ और आपका Ba जो आ जाता है SO4 के साथ। तो यहाँ पर देखिए बनता है बेरियम सल्फेट बनता है और आपका क्या होता है, बनता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है। तो इसमें आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ साथियों, ठीक है ना। और आपका सतवां देखिएगा, सतवां क्या है, सतवां उपचयन अपक्रियाएं। उपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, समझिएगा, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे उपचयन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा, यानी उपचयन अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि उपचयन अपक्रिया क्या होती है। उपचयन अपक्रिया क्या है, इसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, त्याग, मतलब
त्याग होता है और उससे क्या कहा जाएगा, उपचयन अपक्रिया कहेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और आगे देखते हैं, आइएगा। अब देखिए समझिएगा, उपचयन अपक्रिया का उदाहरण क्या है। उपचयन अपक्रिया का उदाहरण क्या है, 2 Mg प्लस O2। इसमें देखिए क्या हम बताएं, ऑक्सीजन की क्या होती है, विरिधि होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की क्या हो गई, विरिधि हो गई, यानी मैग्नीशियम के साथ आपका ऑक्सीजन की क्या हो गई, विरिधि। और यहाँ पर देखिएगा 2Cu प्लस O2, इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड बना, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। इसमें यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन अपक्रिया किया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, विरिधि हो गई ना। तो उपचयन अपक्रिया क्या होती है, उपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। तो उससे क्या कहेंगे आप, उपचयन अपक्रिया कहेंगे। जैसे आपका उदाहरण यहाँ पर है। अब आपका क्या है, अपचयन। 8वां पॉइंट आपका क्या है, अपचयन। अपचयन क्या होता है, आइए अपचयन के बारे में समझ लीजिएगा। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए Cu+H2। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं। अब देखिए Cu यानी ये आपका क्या था, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ क्या किया गया, अपक्रिया कराया गया। तो आपका कॉपर क्या हो गया, अलग, और ऑक्सीजन जो है किसके साथ आ गया, यहाँ पर त्याग हुआ कि नहीं। देखिए कॉपर ऑक्साइड था, एक कॉपर को अलग होकर यानी हाइड्रोजन के साथ आ गया। तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, यहाँ पर वृद्धि किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो उपचयन यानी अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि, और ऑक्सीजन का क्या हो, त्याग, उसे क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया ना। जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्या किया, अपक्रिया किया, तो बना क्या आपका Cu+H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया, ठीक है ना। और आगे समझते हैं आपका क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, आइए देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में समझते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है ना। जैसे आपका CuO+H2, इसमें देखिए दोनों हो रहा है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या बना, Cu+H2O जेल बना। तो आपका एक इसका उदाहरण है, साथ में ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। तो आगे आइएगा, समझिएगा, आगे आपका क्या है। अब आपका आगे है कि रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। स्टेप नंबर 1 याद रखिएगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि इस नोट्स से आप लोग 90+ बना सकते हैं साइंस में। क्या स्टेप नंबर 1 क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि में रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दें। पहले आप देखिए रासायनिक सूत्र लिखे, इधर भी लिखे, इधर भी लिखे, और इस साइड भी लिखे हैं, इस साइड, और इसके बाद क्या कर दिया गया, बॉक्स बना दिया गया। सबसे पहले यही आप लोगों को करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट बना देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना करें। और स्टेप नंबर 1 में ये आपको करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लें। अब जो ये परमाणुओं के लेफ्ट और राइट में देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, गिन लेंगे। यानी आयरन इस साइड में कितना है और इस साइड में भी कितना है, इसको गिनना पड़ेगा आपका नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में देखिएगा क्या है, देखिएगा क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप नंबर 2 में आपको तत्व लिख लेना पड़ेगा। तत्व जैसे आपका था Fe, और आपका क्या था, हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन। और अभी कारक में परमाणुओं की संख्या देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये आयरन आपका 1 था, परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की 2 थी और ऑक्सीजन की 1 थी। तो ये लिख लेंगे अभी कारक में परमाणुओं की संख्या। और उसके बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, यानी राइट साइड में जो था उसमें देख लेंगे कि यानी आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 3, 2 और 4, ऐसे लिख लिया जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना पड़ेगा, 3 में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड से उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी आपका जो रासायनिक समीकरण था, जैसे Fe+
प्लस 4H2O। अब इस साइड में आप और इस साइड में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। FeO4 प्लस 4H2O। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, अब उसमें आपको स्टेप नंबर थर्ड में अभिकारक या उत्पाद की साइड से आप क्या करेंगे, उचित गुणांक से गुणा करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या है, Fe प्लस 4H2O। तो हाइड्रोजन आपका इधर भी देखिएगा 4 से गुणा कर दिया गया और इधर भी 4 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया ना। तो 4 4 8 यानी हाइड्रोजन हो गया। स्टेप नंबर 4 में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को S से और द्रव को L से और गैस को G से प्रदर्शित किया जाएगा और जलीय विलयन को AQ से, ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो था आपका 3Fe, यहाँ पर देखिए आयरन जो है सॉलिड है तो S ऐसे दर्शाया जाएगा, प्लस 4H2O। अब देखिए 4H2O जल क्या है, जल आपका क्या होता है, जल आपका लिक्विड होता है ना। लिक्विड को AQ से प्रदर्शित किया जाएगा, AQ से ना, AQ से, तो ऐसे दर्शा दिया जाएगा नीचे। और फिर इसके बाद Fe3O4, ये आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड को S से दर्शाया जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है। अभिकार को एवं भौतिक अवस्थाओं को नीचे ऐसे दर्शा दिया जाएगा। और 4H2 जो है आपकी गैस, गैस को ऐसे दर्शा दिया जाएगा G से, ठीक है। और आगे स्टेप नंबर 5 में क्या करना होगा आपको, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। और अगला पॉइंट है कि मतलब समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या करना होता है, बराबर करना होना चाहिए ना। तो यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 3Fe यानी इस साइड में लेफ्ट साइड में आयरन की परमाणुओं की संख्या 3 है, इधर भी 3 है, ठीक। और देखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 एकम 4, 4 इधर है, 4 इधर भी है, देख लीजिए O4 है। अब हाइड्रोजन इस साइड में देखिएगा 4 दूनी 8 यानी हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या इस साइड में यानी राइट साइड में कितनी है, 8 है, इधर भी कितनी है, 4 दूनी 8, 8 इधर भी है। तो मतलब लेफ्ट और राइट साइड में देखेंगे परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसको सब बराबर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा आपका, ऐसे किया जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे समझते हैं। अब आपका क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण क्या है, आइए समझते हैं। संक्षारण ये आपका पेपर में आता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे पर जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है साथियों। और आपका अगला पॉइंट आइए देखते हैं, विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाती है तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तो जो आपकी चिप्स वाली पैकेट नहीं होती है, पैक वाली, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस आप भर कर उसको क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता यानी उसको गंध से बचा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए ये आपका टॉपिक समाप्त हो गई। इस टॉपिक से आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका 90% आप बना सकते हैं इसमें, विज्ञान में। तो आप लोग नोट्स बनाते हुए और दोस्तों में आप लोग क्या करें, इसको शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के लिए। तो आप लोग